नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र जारी है और इस बीच राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा भी हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बसपा के विधायक कभी कांग्रेस के खेमे में हुआ करते थे या उनके जैसी बात करते थे, वो आज शिवराज जी या बीजेपी सरकार के पक्ष में बोलते नजर आए। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि आने वाले समय के लिए वो अपनी तैयारी कैसे करे, कैसे अपनी नींव तैयार करे। दूसरा ये भी कि जिस तरह से नए लोगों की एंट्री हो रही है, वो भी अपने आप में मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं कि किस तरह से गॉडसे को मानने वाले एक व्यक्ति को कांग्रेस में प्रवेश दे दिया गया। इससे बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये तक कह दिया है कि जो गॉडसे का पुजारी है वो अब कांग्रेस पे सवारी कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये भी कि जो कांग्रेस गांधी के नाम पर तमाम हाय तौबा मचाती है, वो उन्हीं की विचारधारा को, जिसको कहें अलग करने वाले, अलग थलग करने वाले लोगों को अपने दल में शामिल कर रही है। आज इन्हीं विषयों में चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी से अनिल चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। कांग्रेस से दिनेश साहू जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो वो हमें कांग्रेस का पक्ष रखेंगे यहाँ पर। आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर, दिनेश जी, के जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिख रहा है कांग्रेस का, सदन में तो जो है सो है ही है, पर बाहर जो कुछ नज़र आ रहा है कि एकदम अब कांग्रेस में ठीक है नेताओं की कमी है, ग्वालियर चंबल संभाग में नेता नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि जो व्यक्ति हिंदू महासभा का पदाधिकारी रहा हो, सदस्य रहा हो, उसे आप अपने यहाँ ले लें। सर, ऐसा है कि राजनीतिक दल में अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है, इसमें जो भी राजनीतिक पार्टी चेंज कर रहे हैं, जैसे बीजेपी से जो कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस से जो बीजेपी में जा रहे हैं, वो तो चला ही आ रहा है। विचार तो दोनों पार्टी के शुरू से अलग है, एक गांधी को मानने वाली और एक गोडसे को मानने वाली है, परंतु फिर भी तो नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। जब बीजेपी को इस बात से आपत्ति नहीं है कि जिन सिंधिया घराने को वो हमेशा देशद्रोही कहते थे, उन्हीं के वंशज, मतलब उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया, तो उनका वहाँ शुद्धिकरण हो गया। तो जब हमारे पार्टी में अगर बीजेपी के लोग आते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? पर यहाँ बीजेपी का व्यक्ति नहीं आया है, जो व्यक्ति आया है वो हिंदू महासभा का है और आपकी ग्वालियर क्षेत्र में ही विरोध हो रहा है। उनका पुराना फोटो भी है जिसमें वो गॉडसे की पूजा करते नज़र आ रहे हैं, उनकी मूर्ति की। तो आपको नहीं लगता कि आप तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि गॉडसे की विचारधारा आपको मान्य नहीं है, तो ये तो खालिस उसी वर्ग से आ रहा है या उसी संगठन से आ रहा है अगला व्यक्ति? अब ऐसा है सर कि जिस तरह से बीजेपी को कांग्रेस की विचारधारा मान्य नहीं है, उसी तरह से कांग्रेस को बीजेपी की विचारधारा मान्य नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाके उनके विचारधारा को मानने लगते हैं, वैसे ये हमारी पार्टी में आके हमारी विचारधारा को मानने लगे। बिल्कुल। बताइए अनिल जी, बीजेपी ये कह रही है कि साहब गॉडसे की विचारधारा को मानने वाले या गॉडसे के पुजारी जो हैं वो कांग्रेस की सवारी कर रहे हैं, इसमें क्या तर्क है, क्या सच्चाई है? नहीं, कांग्रेस शुरू से जो है महासभा और गॉडसे को लेकर अलग अलग बयान देती रही, तो उसी संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दे दिया। बाकी उनके आने जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कद इतना बड़ा नहीं है, पर देखिए अगर ग्वालियर क्षेत्र में एक पार्षद लेवल का व्यक्ति भी अगर वो हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ है, गॉडसे की विचारधारा को पोषित पल्लवित करने की बात कहता हो, तो फिर तो चुनौती बनती है कांग्रेस के लिए। नहीं, ये कांग्रेस क्या है कि किस तरफ जा रही है उसको खुद को नहीं मालूम है। अब भाई उनने क्यों लिया, क्या उससे के समीकरण बनना है इनसे, बाकी भाजपा को कोई मतलब बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना उसमें।
उनके आने जाने से। तो लिहाजा ये है कि इस पे ज़्यादा हम लोग चिंतित हैं नहीं। आप कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं है ना वो, हाँ, काहे के लिए और ऐसा कर रहे हैं? वहाँ पे अगर वो एक नया लीडर खड़ा कर रहा है तो स्वागत है उस लीडर का भी, देखेंगे सब वो कितना जोर मारते हैं। चलिए दिनेश जी, यहाँ एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी उपचुनाव में आपने एक बड़ा भारी प्रयोग किया था कि बीजेपी के लोगों को आप ले आए, पर वो, या फिर और अन्य दलों के लोगों को ले आए, पर वो प्रयोग बहुत ही फ्लॉप रहा। और जहां आप दावे कर रहे थे कि 28 में से 27 सीटें जीतेंगे, 25 सीटें जीतेंगे, 9 पे ही आगे सिमट गए। सर, जो उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में गए और बीजेपी से कांग्रेस में आए, चुनाव हुआ, अब जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया, हमें नहीं विजयी बनाया, तो उनका हमने जनता का जो मत था उसका हमने स्वागत किया। हम नहीं जीत पाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पर देखिए, एक बार प्रयोग अगर असफल हो गया तो क्या उसको कंटिन्यूटी में करेंगे या रोक के कुछ और नया सोचेंगे ताकि आपकी पार्टी आगे बढ़ सके? ये तो सर हाईकमान का फैसला रहेगा कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, जनता में अपने बात को रखने के लिए वो किस तरह के नए नए प्रयोग करती है। परंतु यह है कि हम जनता के हित के लिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयोग करना पड़े वो करेंगे। जो प्रयोग कर रहे हैं, आपने देखा आपके युवराज राहुल गांधी जी ने साउथ में जाके ये कह दिया कि साहब उत्तर की राजनीति ऐसी नहीं है जैसी साउथ की है, साउथ की सिस्टमेटिक है। उन्होंने काफ़ी बड़ाई कर दी वहाँ की, और उत्तर भारत की उन्होंने थोड़ी सी, जिसको कहें, पक्ष नीचा कर दिया। तो सारे, जिसको कहें, यूपी का जितना भी क्षेत्र है वो सब के सब नाराज़ हो गए हैं। अमेठी वाले तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इतने दिनों तक आपके परिवार को, गांधी परिवार को आगे बढ़ाया, और आप यूपी के ही लोगों को या उत्तर भारतीयों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। सब राहुल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं। अब उनका कहना जो है इस उद्देश्य से नहीं रहा होगा कि वो वहाँ के जनता के लिए कुछ मतलब गलत कहें। वो तो राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जो कहा होगा उन्होंने कि साउथ के लोग थोड़े से नॉर्मल होते हैं और यूपी के लोग राजनीति में थोड़े तेज होते हैं, तो उस हिसाब से सवाल ये है कि पहले मतलब दादा, फिर दादी, फिर पिताजी, फिर माताजी, फिर उसके बाद खुद, इसके बाद भी इतने लोग लगातार जिताते आए हों जो क्षेत्र के लोग, उनके बारे में ऐसा कहना तो उचित नहीं है कि बस एक चुनाव हार गए तो पूरा मोह भंग हो गया। नहीं, परंतु जनता के बारे में तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कहा ना सर। जनता के भाई उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पे ही तो ये बात कही है ना कि उत्तर भारतीयों की तुलना में जो दक्षिण भारतीय हैं वो थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं, अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं। अब सर ये राहुल जी का बयान था, तो अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। अनिल जी, क्या लगता है आपको, ये राहुल जी हो या प्रदेश की बात हो, कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है या फिर वो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं? नहीं, समय के हिसाब से नहीं। देखिए, इसमें क्या है, राहुल गांधी के बयान को लेके इनके ही वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद रहे हों, कपिल सिब्बल रहे हों, आनंद शर्मा रहे हों, सबने उस बयान का विरोध किया कि ये आपने क्या कुछ भी। देखिए, ये राजनीतिक अपरिपक्वता है जो कि एक चुनाव आप 15 साल तक वहाँ के सांसद रहे और आपको जब हारे तो जब पता चल रहा है कि वहाँ के लोग ठीक नहीं है और यहाँ से जीत गए तो वहाँ के लोग ठीक हो गए। तो ये क्या है कि जैसा कि हमारे नेता स्मृति ईरानी ने किया कि ये सही में एहसान फरामोशी ही कहेंगे इसको कि आज आपका जो मतलब नहीं है तो आप वहाँ के लोगों को झटकार रहे हैं। तो मैं बड़ा इस बयान की निंदा करता हूँ कि ये ठीक नहीं है। आप एक ही देश को 2 हिस्सों में बांटो, दक्षिण उत्तर करके, तो ये ठीक नहीं है। बहुत गंदी राजनीति के उसमें आता है। या दिनेश जी, मैं आपसे एक बार फिर ये भी जानना चाहूँगा कि अगर गोडसे की विचारधारा वाले लोग और भी आते हैं तो आप और लेंगे उनको, या बस एक ही लेने के बाद आपका मन भर गया? ये तो सर हाईकमान का फैसला जो होगा वो मान्य रहेगा और वो विचार करेंगे कि किनको पार्टी में लेना है और किनको नहीं लेना है। पर ये हाईकमान कहाँ है? ये तो प्रदेश का ही कमान कर रहा है। हाँ, मैं प्रदेश के ही बात कर रहा हूँ। प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं,
प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, उनका फैसला जो होगा कि भाई किन किन को लेना है नए लोगों को, तो वो उनका फैसला रहेगा। और ये जो नया प्रयोग रहेगा ये अभी नगरीय निकाय चुनाव तक ही रहेगा या विधानसभा तक रहेगा? सर नया प्रयोग तो मतलब ये है कि हम उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता से जुड़ें और जनता के हित का कार्य करें। और जो हम अभी विपक्ष में हैं तो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो समस्या हल नहीं हो पा रहे हैं, उन समस्याओं को हम विधानसभा में उठाएं और जिससे जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके। अब मैं विधानसभा पे आता हूं और आपसे ये पूछता हूं कि आप देख रहे होंगे बजट सत्र है और इस बार उम्मीद थी कि कांग्रेस महत्वपूर्ण मुद्दों पर, खास तौर पर किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इस पे सरकार को घेरने का प्रयत्न करेगी और बड़े आक्रामक ढंग से वो नज़र आएगी सदन में, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। वैसी आक्रामक दिख रही है क्या कांग्रेस? अभी सर विधानसभा सत्र चल रहा है और जैसे कोरोना का मामला आया था तो उस पर भी हमने विरोध किया और उसका मुद्दा उठाया। फिर उसके बाद में डीजल पेट्रोल का बढ़ती हुई कीमत, गैस की बढ़ती हुई कीमत, उस पर भी हमने ये मुद्दा उठाया। अब किसान का भी मुद्दा उठाएंगे और जो आम बजट में जनता को क्या राहत मिलना चाहिए, जो अभी बस का किराया बढ़ने का चल रहा है उसका भी हम विरोध करेंगे कि बस का किराया ना बढ़े। इस तरह से हम सभी मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे। नहीं, पर देखिए समय बीतता जा रहा है और समय आपके पास कम भी है। आप भी समझ रहे हैं कि विधानसभा पूरे सत्र की जो निर्धारित अवधि है उतनी तक तो चलना नहीं है जी। ये मतलब कामकाज ही नहीं रहेगा तो दोनों ही दल उसमें सहमति जता देते हैं कार्य मंत्रणा समिति में कि ठीक है साहब, डेज कम करके और समाप्त की जा सकती है, स्थगित की जा सकती है। तो नहीं लगता आपको कि जो अब प्रमुख मुद्दे हैं वो फिर पीछे छूट जाएंगे? ऐसा तो संभवतः नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसी परिस्थितियाँ बनेगी, जैसा मुद्दा उठाने का वहाँ परिस्थितियाँ बनेगी, उस तरह के जनता से जुड़े सारे मुद्दे को विधानसभा में उठाए जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ अनिल जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस वाकई आक्रामक है या औपचारिकता अदा कर रही है? कांग्रेस का तो अभी ऐसे ही ढीला पोला रवैया है। इनके नेता जो है, देखिए जब सत्ता में हो जब विपक्ष में, इनसे एसी रूम नहीं छूटे जाते, एसी कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं ये लोग। और मैं नहीं समझता कि ज़्यादा कुछ, क्योंकि आपस में इनकी खींचतान इतनी है कि कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ। तो आज विधानसभा में भी जो है कि कुणाल चौधरी या जीतू पटवारी या 2-4 लोग बोलने वाले हैं इनके, वही प्रश्न पूछते हैं, बाकी तो सारे बैठ के आनंद से। नहीं, पर यहाँ ये बात भी उठ रही है ना कि कांग्रेस जो है सो है अभी, तो आपके यहाँ भी ऐसी शांति जैसी स्थिति नहीं है। कई लोग मंत्री बनने के लिए जो लालायत हैं, कुछ लोग जो अध्यक्ष बनने की चाहत में थे वो भी गुस्से बैठे हुए हैं। नहीं, विरोध तो आपके यहाँ भी नहीं, ना तो गुस्सा है ना विरोध है। देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती है, लोगों को उम्मीद है कि साहब मैं मंत्री बनूंगा या अध्यक्ष बनूंगा, तो उसमें मैं नहीं समझता। एक हर कार्यकर्ता का सपना होता है, एक उसकी ख्वाहिश होती है। अगर वो अपनी इच्छाएं पालता है तो उसको, और हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के बाद विधायक, पार्षद, सांसद बनना, फिर मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये एक आम बात है। अगर अब ये संगठन तय करता है, मुख्यमंत्री तय करते हैं कि किसे अध्यक्ष बनाना है, किसको मंत्री बनाना, तो ये उनका कार्य क्षेत्र है और इच्छा पालना में कोई बुरा नहीं समझता इसमें। ये बात ठीक है, पर जिस तरीके से मुखर होकर लोग सामने आ रहे हैं, अजय विश्नोई जी हों या केदार शुक्ला जी हों, सभी ने कहा कि भाई खाली एक अध्यक्ष का चयन हो जाने से या उनका मनोनयन हो जाने से बात नहीं बनेगी। जिंदगी को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए सत्ता में, महाकौशल को भी उतना महत्व मिलना चाहिए जितना कि बुंदेलखंड या ग्वालियर चंबल संभाग को मिला है। बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और संगठन के सामने ये अगर अपना बात रखी है तो संगठन गंभीरता से विचार करेगा और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ओबलाइज वहाँ के क्षेत्र को करे संगठन। तो इसमें उनका कहना कोई मैं गलत नहीं समझता कि ठीक है पार्टी फॉर्म पे बात करिए और उस पर विचार करेगा संगठन कि वो बगावत कर दें या बीजेपी को उसमें दिक्कत का सामना करना पड़े। देखिए भारतीय जनता पार्टी में बगावत जैसी चीज़ का बहुत से उन्हें बगावत की और कुछ नहीं हुआ। बगावत से कुछ होता नहीं है।
पार्टी फॉर्म पे आप बात करेंगे, आपकी बात अच्छे से रखेंगे। बगावत तो बगावत है, आपने देखा कांग्रेस में बगावत हुई तो कमलनाथ की सरकार गिर गई। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। तिवारी जी एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ अनुशासन का बहुत महत्व दिया जाता है। जो भी बात है आप अपने एक फॉर्म होता है उस पर रखिए, आप पब्लिक डोमेन में कोई चर्चा नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है, पार्टी से दिक्कत है, सत्ता से, तो आप वहाँ के संगठन को बताइए, आप सत्ता को बताइए, जो लोग जिम्मेदार लोग बैठे उनको बताइए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल। यहाँ दिनेश जी आपको क्या लगता है, बीजेपी में अभी गुटबाजी है या अनुशासन के डर से या कार्रवाई के भय से जो असंतुष्ट हैं कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? सर ऐसा है कि जो असंतुष्ट है वो तो बोल रहे हैं, भले ही वो अनुशासन के डर से, कार्रवाई के डर से थोड़ा कम बोल रहे हैं, परंतु सारी चीज़ तो आ रही है, मीडिया के सामने भी आ रही है, जनता के सामने भी आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि जब इनके विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया था तब शुक्ला जी ने अपना विरोध प्रकट किया था, अजय बिश्नोई जी ने किया था। ये कर तो रहे हैं, अनुशासन इतना होने के बाद भी विरोध तो हो ही रहा है। विरोध हो रहा है तब तो मीडिया के सामने आ रहा है। आप उसको, विरोध आपके यहाँ जितना नहीं है ना, आपके यहाँ तो सरकार ही गिर गई इस चक्कर में। नहीं ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि हमारे यहाँ जितना विरोध नहीं है, पर विरोध तो वहाँ भी है। और हो सकता है कि कुछ लोग विरोध के चलते पार्टी भी बदल सकते हैं। तो ये विरोध जो है वो कुछ आगे बढ़ेगा या आपकी यहाँ के लोगों की स्थिति देख के और ठंडा हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनका विरोध ठंडा होगा, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में, सरकार में सभी क्षेत्र का संतुलन बराबर नहीं करेंगे तब तक तो विरोध रहेगा। भले वो विरोध का स्वर धीरे हो या तेज हो, पर विरोध तो रहेगा। पर वहाँ ये भी तो शिवराज जी का बयान है ना कि भाई जो लोग मतलब है नहीं तो बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं उनको। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के विरोध को बीजेपी ज़्यादा उठा रही है और बता भी रही है कि आपके यहाँ अभी भी इतना विरोध है कि 2-4 विधायक कब चले आए पता ही नहीं। अब हमारे यहाँ विरोध जितना होना था वो हो चुका उपचुनाव के पहले। अब हमारे यहाँ ऐसा जनप्रतिनिधि में कोई विरोध नहीं है कि वो बीजेपी में चले जाए या पार्टी बदल ले। ये आपने ओके टेस्टेड की जो सील उनके माथे पे लगा दी है, ये मतलब परीक्षण के आधार पर, अनुभव के आधार पर है या ऐसे ही कह रहे हैं कि किसी ने भी कह दिया कि हाँ साहब सबका परीक्षण हो गया? नहीं, परीक्षण के कहने के इस पे नहीं है। एक समय होता है सब चीज़ का। अब ऐसा है कि जितने लोग बीजेपी में गए वो कोई ना कोई फ़ायदा देख के गए। अब हमारे पार्टी के लोगों को भी मालूम है कि इस समय हम कहीं पे भी चले जाएं कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, और पार्टी बदलेंगे तो विधायकी और चली जाएगी। अनुशासन तो वो भी देखेंगे कि भाई हमारा क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। ये फ़ायदा तो कम ही दिख रहा ना, जब तक आपके राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व पूरी तरह से, जिसको कहना कि स्पार्कलिंग नहीं बन जाते, एक चमकदार जिसको कहें व्यक्तित्व नहीं आपके सामने आएगा, तब तक कैसे लोग भरोसा करें? धीरे धीरे सर प्रयास तो चल रहा है और सारे प्रयास सफल होंगे। कमलनाथ जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी मेहनत भी दिखेगी जनता के बीच में, विपक्ष के नाते, कि कितना वो जनता के मुद्दे को उठाते हैं और सरकार को घेरने में कितना कामयाब होते हैं, धीरे धीरे दिखेगा। बिल्कुल। अनिल जी, क्योंकि कांग्रेस तो आपको पता है कि एकला चलो वाली ही पार्टी है, इनके यहाँ तो जिस नेता में दम है वो आगे बढ़ता है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। पर बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में गाहे बगाहे विरोध सुनने को मिल ही जाता है, विरोध के स्वर जो हैं वो सुनाई दे जाते हैं। तो अब बीजेपी को आपको नहीं लगता कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा व्यवस्थित करने की ज़रूरत है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का बात वहीं आ जाती है कि हमारे नेता जो है कार्यकर्ता से संवाद बनाए रखते हैं, उनसे समय समय पे संवाद स्थापित करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। जबकि कमलनाथ जी का ऐसा पिछले 15 महीनों में जो अपन ने देखा था, ना वो विधायकों से मिलते थे, ना मंत्री से मिलते थे, ना कार्यकर्ता से मिलते थे। तो ये अभी तो मिल रहे हैं, दोनों में ये अंतर था। नहीं तो आज हम तो आज भी मिलते हैं ना,
तो ये अंतर है। आप कार्यकर्ता, आप विधायक, आपके पार्षद, जो भी आपके जनप्रतिनिधि, अगर आप उनसे संवाद बना के उनकी समस्या का समाधान करोगे तो ये जो स्वर उठेंगे ही नहीं। रही बात बिश्नोई जी की या केदारनाथ जी की, तो सीधा सिंपल है, उन्होंने अपनी बात रखी है, पार्टी फोरम पे बात रखी है, पार्टी उनसे बातचीत करेगी। पार्टी फोरम कहाँ है? उन्होंने तो मीडिया के सामने कहा है क्लियर कट। नहीं, मीडिया भाई एक बात उन्होंने अपनी रख दी, पार्टी फोरम पे भी रखी है उन्होंने बात। अगर मीडिया में भी वो लीक हो गई तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात को रखने का अधिकार है उनको, और रखना चाहिए। लेकिन अब संगठन उनसे चर्चा करेगा, और उन्होंने कहा है कि उस क्षेत्र को सब प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो मैं उसमें बुरा नहीं समझता, मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व। अब वो मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र को देखेंगे कि उसको कितना वहाँ पे प्रतिनिधित्व देते हैं। बिल्कुल। और अगर ये प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो फिर विरोध और बढ़ेगा? नहीं, क्यों बढ़ेगा भाई? आज बिश्नोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो फिर क्या होगा? नहीं, उनको भाई उनसे संवाद होगा ना, चर्चा होगी, बताएंगे कि भाई अभी अध्यक्ष बनाया है, और क्यों नहीं होगा? अगर वहाँ कहीं गुंजाइश होगी और मुख्यमंत्री चाहेंगे कि वहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन तो बनाए रखना है ना मुख्यमंत्री जी को, तो समझता हूँ कि वो अपने विवेक से बहुत अच्छा निर्णय लेंगे कोई भी। और आज देखा होगा आपने कि अभी जिस तरीके के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसमें एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, कमल पटेल। उन्होंने भी ये पत्र लिखा कि साहब अवैध रेत खनन हो रहा है और कलेक्टर जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान दें। पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, तो कांग्रेस आज इसी बात पे चटखारे ले रही थी। नहीं, वो ठीक है, कमल पटेल जी ने यहाँ पे कहीं पे भी अगर अधिकारियों की त्रुटि है तो उससे अवगत कराना कोई गलत नहीं है, और उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं भी यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि यहाँ पे भी इस तरह के कोई अवैध खनन हो रहा है तो बिल्कुल सख्त उन पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो पर सरकार एक तरफ कह रही है कि अधिकारी कर्मचारियों को कि अगर रेत माफिया दिखा तो ज़मीन में गाड़ देंगे, पर वो गाड़ने के बजाय वो और निकल कर उत्पात मचा रहा है। तो मंत्री जी ने उस संदर्भ में ही तो अवगत कराया है, उसका संज्ञान लेगा संबंधित विभाग, और निश्चित तौर पर जल्दी कार्रवाई होगी। दिनेश जी, मैंने विरोध करने वालों की एक लंबी फहरिस्त बीजेपी में बता दी। कांग्रेस में भी ऐसे ही विरोधी हैं भी, और लोगों को लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष, इन दोनों पदों में से कोई एक पद कमलनाथ जी को छोड़ देना चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति जो है वो अभी से परिपक्व हो जाए, सीख जाए सारी चीज़ें, ताकि आने वाले चुनाव में फ़ायदा। सर, इसमें ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष पद, दोनों में से एक पद छोड़ने का फैसला तो कमलनाथ जी का है और वो करेंगे। बाकी मैं संभावना जता सकता हूँ कि जल्द ही ये होगा कि वो या तो अध्यक्ष पद अपने पास रखेंगे या नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास रखेंगे, ताकि थोड़ा सा उनका भार कम हो और वो किसी एक चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे सके। तो अब जो विरोध के स्वर हैं वो इसी बात को लेकर तो उठ रहे हैं कि जो लोग प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो अपनी जुगाड़ फिट कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बनने चाहते हैं वो अपनी जुगाड़ फिट कर रहे हैं। पर यहाँ आम कांग्रेसी यही कहता नज़र आता है कि भाई जो कुछ करना है जल्दी कर दो, क्यों विरोध को बढ़ा रहे हैं? और आप हो जाएगा सर अभी जल्दी, तो संभवतः ये विधानसभा सत्र खत्म होने के पहले या उसके बाद हो जाए। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं जनता के हितों की, जनता के मुद्दों की, तो निसंदेह सदन में कांग्रेस उन मुद्दों को उठा भी रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे तरुण भनोत हों, सब एक ही बात कह रहे हैं कि वो सरकार के विकास में सहयोग देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा सुखद आश्चर्य है, क्योंकि उसके सामने अब ऐसा विपक्ष नहीं है जो उसे लाचार कर दे या कटघरे में खड़ा कर दे या काम करने से रोक पाए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सतत खबर।